नमस्कार एयूटेरिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बहुत दिन से आप लोग एक सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार कि सर 72वीं वाला एग्जाम तो अभी कैंसिल हो गया, अब आगे डेट उसकी आएगी, तब तक क्या करें, उसकी तैयारी कैसे करें। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण हैं, फैकल्टीज हैं, जिनसे उनकी एक्सपर्ट राय लेंगे। एक एक करके पहले आपसे परिचय कराते हैं। मेरे बगल में ठीक बैठे हैं सतवंत सर, ज्योग्राफी आप इनसे पढ़ते रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। मेहता सर हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं आप लोग को। उज्जवल सर जो इंग्लिश में पॉलिटी हमारे अध्यापक हैं और पढ़ाते हैं। डीके उपाध्याय सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं इंग्लिश में। और प्रवीण सर आप जानते हैं हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और पढ़ाते तो सब कुछ हैं लेकिन बिहार स्पेशल और हिस्ट्री पढ़ाते हैं फिलहाल। तो अब आइए एक एक करके बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि माइक सतवंत सर के हाथ में है, इसलिए सबसे पहले उनसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो बच्चों का एक कॉमन सवाल है कि 72वीं के लिए बचे हुए समय का कैसे यूटिलाइजेशन करें ताकि रिजल्ट आए। देखिए, अब एग्ज़ाम तो आगे हो गया है, तो इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लेना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी तो जारी रखनी ही रखनी है, लेकिन उसको कैसे थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया जाए। कि ऐसा है कि अब जब तक डेट नहीं आती है, तब तक हमें प्रीलिम्स की तैयारी के साथ-साथ थोड़ा मेंस भी साथ लेके चलना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने के बाद मेंस के लिए थोड़ा समय कम रहता है। तो जो लोग अब लगातार लगे रहेंगे, थोड़ा मेंस भी साथ में लेके चलेंगे और बाकी समय अपना प्रीलिम्स पढ़ते रहेंगे, तो उन्हें मेंस में आगे एज मिलेगा। और दूसरा, कहीं थोड़ी बहुत जो कमियाँ रह गई हैं, उसको भी अब दूर किया जा सकता है। और एक हम कहानी तो सुनते ही हैं कि कछुआ और खरगोश वाली। तो जो खरगोश की तरह तेज भागता और रुक जाता है, वो जीत नहीं पाता है। कछुआ लगातार चलता है तो वो आखिर में जीत जाता है। तो जो लोग कई बार रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो एग्ज़ाम आगे चला गया, तो अब छोड़ देते हैं, थोड़े दिन बाद पढ़ लेंगे। तो इसमें रुकना नहीं है। लगातार लगे रहेंगे तो वो हो ही जाएगा। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके बस। रखना, वो तो मूल मंत्र है ही। इसी में थोड़ा सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बात कर लें अगर, तो जैसे बिहार स्पेशल की ही अगर बात करें, सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। अब अगर सब्जेक्ट को टारगेट करना हो तो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम भुनाएं कि सब्जेक्ट भी हमारा बहुत पुख्ता होता जाए, रिजल्ट की तरफ हम श्योरली जाएं। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे समझते हैं ये कि कोई ऐसा हमको मंत्र बताया जाए, कोई एक ऐसा रास्ता बताया जाए जिससे हम मंजिल तक पहुँच जाएंगे। समस्या ये होती है कि सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े होते हैं, तो कोई एक रास्ता सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। अभी जो बच्चे देख रहे हैं उसमें 2-3 तरह के बच्चे होंगे। एक हो सकते हैं जो पहली बार 72वीं ही तैयारी शुरू किए हैं, तो हो सकते हैं कि अभी पीटी का एग्ज़ाम बढ़ गया है, तो उनके लिए ये अच्छा अवसर है कि वो पीटी नहीं तैयार था, तो अब जो समय मिलेगा उसमें वो अच्छा तैयारी कर सकते हैं। दूसरे वो छात्र भी हो सकते हैं जो 1-2 बार मेंस दे चुके हैं या 1-2 बार पीटी निकाल चुके हैं और उनकी पीटी पे पकड़ अच्छी है, तो उनके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा समय मिल गया। तो सब अपनी रणनीति थोड़ा अपने सिचुएशन के हिसाब से बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मेरा मानना ये है कि जो पीटी में अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरी पीटी लगभग कमोबेश बहुत अच्छी है, तो वो ये कर सकते हैं कि थोड़ा मेंस पे फोकस कर सकते हैं, मेंस के सिलेबस, मेंस के पैटर्न पे अपना काम शुरू कर सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा पीटी भी साथ में लेके चल सकते हैं। दूसरा ये है कि जो बच्चे पीटी को लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं थे, तो उनको जो समय मिल गया है, तो उसमें उन विषयों को टारगेट करें जहां पे अधिक नंबर के प्रश्न आते हैं, और दूसरा जहां पर उनको प्रश्न बनाने के दौरान ज्यादा समस्याएं, जैसे किसी का हो सकता है करंट वीक है, किसी का साइंस वीक है, किसी का है कि हिस्ट्री नहीं समझ में आता है, किसी का है कि ज्योग्राफी में मेरे कम मार्क्स उठते हैं। तो जो विषय आपके कमजोर हैं, उन विषयों को इस समय में साधना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा। और रही बात प्रश्नों की श्रृंखला में, तो हम लोग जानते हैं कि बीटी में जो है करंट से काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं, साइंस से 30 नंबर तक के प्रश्न आते हैं, बिहार स्पेशल से 20 के आसपास प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेगमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा छात्र के ऊपर कि उनका कौन सा सेगमेंट वीक है, उस पर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बिहार स्पेशल की अगर बात कर रहे हैं आप, तो अभी से उसको रिवाइज करना। और बिहार स्पेशल एक एज वाला विषय है। आप यहाँ पर गलती करते हैं तो इसका मतलब पिछड़ते हैं, क्योंकि जो बिहार के छात्र हैं काफ़ी सिंसियर होते हैं इस मामले में, और वो अपने एक्यूरेसी को काफ़ी मेंटेन करते हैं। अगर 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा जाता है तो अच्छे स्टूडेंट उसमें जरूर 17-18 स्कोर करते हैं। तो जो छात्र थोड़ा भी लैक करेगा तो यहाँ पे पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए इस बचे समय में मल्टीपल टाइम अपने नोट्स को, अपने कंटेंट को दोहराना,
और जितना हो सके PYQ या MCQ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको सॉल्व करना, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, उनका बूस्टअप हो, और साथ ही बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार के करेंट पार्ट को भी अच्छे से देख के जाना, क्योंकि पिछले सालों में ये देखा गया है कि करेंट में न केवल नेशनल इंटरनेशनल, बिहार से भी काफ़ी करंट पूछे गए, खास करके बजट इकोनॉमी से जोड़ के पूछे गए। ठीक है, पॉलिटी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है इस मामले में, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अपडेशन जी होता सर। है, और अब जब एग्ज़ाम आगे बढ़ा हुआ है तो फिर इस बीच में जितने करंट अफेयर्स आएंगे पॉलिटी के, उसको कवर करना कितना इम्पोर्टेंट होगा? सर देखिए, पॉलिटी का वेटेज अगर प्रीलिम्स में देखते हैं तो क्वेश्चन के जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नहीं। बट जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके सिलेक्शन को या तो रोक सकता है या फिर आपको जो है सिलेक्शन करवा देगा। श्योर शॉट बनने वाले हाँ होते हाँ, हैं सब। श्योर शॉट, क्योंकि पॉलिटी में जो जैसे 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि पिछले जो पैटर्न रहा है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा है, या फिर अगर रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट पास कर दिया है उसको लेकर के सवाल है सो पूछा जा सकता है, जो कि करंट वाले सेक्शन में भी है सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी को अगर कोई बच्चा अगर पीटी के पैटर्न को एनालाइज करता है तो ऐसा कुछ 8-9 टॉपिक्स हैं जिससे हर साल सवाल पूछे ही जाते हैं पॉलिटी में। जैसे कि एक है कि जो अपना 1946 में जो इंटरिम कैबिनेट बनता है उसमें कौन सा पोर्टफोलियो किसे मिलता है, तो इसको बच्चे है सो पर्टिकुलर याद करके जाएं, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। दूसरा है जैसे कि प्रियम्बल के बारे में सवाल आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स DPSP, आप इसको मिस नहीं कर सकते। यहाँ से या तो करंट से अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे कि आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन हो गया उसको लेकर के पूछ देते हैं। पार्लियामेंट वाले चैप्टर को आप काफ़ी अच्छे से रिवाइज करिए, बिल कैसे पास होता है, मनी बिल कैसे पास होता है, अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है, तो ये सब टॉपिक हो गया। और प्लस एक है सर लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, वहाँ से हर साल 1-2 सवाल आता ही आता है। हाँ, या तो बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन, या फिर 11 शेड्यूल में क्या सब सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया है, या फिर ग्राम सभा के बारे में सवाल पूछ लेगा, तो पंचायत, तो ये से कुछ 8-9 टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स में पॉलिटी को, जिसको सबसे ज़्यादा है सो महत्व आपको देना होगा। और प्लस करंट में अगर कुछ कोई बिल पास हुआ या फिर सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आता है तो आप उसको जो है सो देख सकते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं DK उपाध्याय सर से कहूँ कि PYQs का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, और ट्रेंड एनालिसिस को अगर PYQ से जोड़कर देखें तो PYQ के ज़रिए, जैसे सर ने बताया कि पंचायत से और म्यूनिसिपैलिटी से एक एक सवाल बनता है, या फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई आ गया, जजमेंट आ गया, तो उससे सवाल आमतौर पर दिखता है। तो PYQs को किस तरह से तैयार करें और उससे एक ट्रेंड एनालिसिस कैसे निकालें? PYQ तो सर किसी भी एग्ज़ाम में सबसे अहम रोल वही प्ले करता है। एग्ज़ाम टला है तो कुछ चीज़ें तो सर बेनिफिट भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे एग्ज़ाम टलता है तो बेनिफिट ये है कि भाई रिवीजन का समय मिल गया, लेकिन चैलेंजेस ये होता है कि जो बहुत दिनों से लगा है, कई बार इंटरव्यूज़ दिया है, वो भी तो एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो चैलेंजेस भी कर देता है। कहें कि कट ऑफ सर थोड़ी ज़्यादा जाने की संभावना बन जाती है। अब इसमें PYQ का रोल बहुत अच्छा होता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक से पिछले दिनों क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी की अगर जो बात करूं, तो मैं बच्चों से अक्सर बोलता हूं कि अगर जो आपको अंतिम समय में एकदम रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, तो आप इंडिया और बिहार से रिलेटेड जितने टॉपिक आपको मिले वो पढ़ जाइए। अगर जो आपको कुछ टॉपिक रिवीजन, तो इंडिया बिहार से रिलेटेड आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर जो 18 से 20 क्वेश्चन सर आ रहे हैं तो उसमें से 14 से 15 देखे गए हैं कि वहीं से, और कुछ एक टॉपिक हैं, कुछ एक टॉपिक एकदम पेट टॉपिक हैं ज्योग्राफी में, या कहें इसमें कि उसमें जैसे एक बिहार के किसी लोकेशन से कोई ना कोई एक डिस्ट्रिक्ट हर एग्जाम में वो क्वेश्चन देगा। एक पक्का क्वेश्चन सेंसस से, बिहार के ही सेंसस से रहता है। पूरे इंडिया की फिजियोग्राफी से कहीं कोई रिवर्स दे देगा, नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, कहीं किसी का डायरेक्शन दे देगा। तो आप इंडिया बिहार को अगर जो फोकस किए हैं तो लगभग 14-15 क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और कभी कभी लोकेशन से क्वेश्चन आ जाता है, वो रीजनल वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसे कह सकते हैं, एटलस के माध्यम से। जहाँ जहाँ चीज़ें न्यूज़ में हों, जो चीज़ें न्यूज़ में हों, ईरान हो, वेनेजुला हो, ग्रीनलैंड हो, कम से कम उसकी लोकेशन देख जाइए। क्या पता करंट से करके क्वेश्चन पूछा जाए, और पूछा भी गया है। तो कम से कम ज्योग्राफी में इतना अगर जो कर लेंगे तो सेफ रहेगा। साथ साथ अगर जो आप इस टॉपिक को कर रहे हैं तो यही सारा का सारा मेंस में भी है कि इंडिया बिहार से रिलेटेड फिर मेंस में भी आ जा रहा है। फिर अगर जो आप करंट्स थोड़ा तैयार कर रहे हैं तो आपका पेपर 1 में भी काम कर रहा है, तो वो दोनों को कहीं ना कहीं भेज देगा। ठीक है मेहता सर, अगर अब तो डेट तो तय है नहीं कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन जैसा अभी DK उपाध्याय सर ने कहा
कि प्रीलिम्स और मेंस, जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं कहीं ना कहीं मेंस के लिए यूज़फुल हो जाता है। अभी बच्चों के सामने संकट ये है कि अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ें कि मेंस इंटीग्रेटेड पढ़ें, क्या किया जाए? देखिए, जब से ये टला है 72 का, और ये लगभग लग भी रहा था कि संभावना बन रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अपॉर्च्युनिटी आया है। विशेष करके पिछले 5 वर्षों का अगर पैटर्न देखें, मैं भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करूँ, 70 को अगर एक्सेप्शनल केस छोड़ दिया जाए, तो 68, 69, उसके बाद 71, इन सब का जो प्रश्नों का जो स्वरूप रहा है, पूरा रीजनिंग बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एनालिसिस टाइप प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें केस स्टडी की संख्या ज़्यादा है। स्टूडेंट्स के पास ये चाहिए कि बदलते पैटर्न को ध्यान में रखा जाए कि 4-5 वर्षों में पैटर्न किस रूप में बदला है। इसमें पीवाईक्यू बड़ा रोल अदा करता है। और ये क्योंकि अभी कोई समय निर्धारित नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो रहा है। तो मुझे लगता है, अच्छा, भारतीय राज्य व्यवस्था का रोल मेंस में कुछ ज़्यादा हो जाता है। अब देखेंगे तो मुझे लगता है कि मेंस को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी किया जाए। डेली 1 से 2 क्वेश्चंस को ध्यान में रखा जाए, बनाया जाए, और साथ-साथ जो पैटर्न जो बदला है पिछले 5 वर्षों में, केस स्टडी टाइप पैटर्न, जैसे सर ने कहा कि जुडिशरी ने जो निर्णय दिया है, उसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये लेखन में आपको बहुत बड़ा काम आता है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि जब एग्ज़ाम होगा तब तक वो तैयार रहें, क्योंकि पीटी का जब एग्ज़ाम होता है और मेंस के बीच का जो अगर गैप देखें औसतन, जब एग्ज़ाम का, तो 90 से 100 दिनों का गैप है, 3 से साढ़े 3 महीने का। अगर वो पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं तो उनके पास एक वो समस्या वो नहीं फ़ील कर पाते हैं, और वो बेहतर सहज महसूस कर पाते हैं कि वो लिख सकें वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है स्टूडेंट्स के पास। ठीक है। इससे रिलेटेड एक सवाल ये है कि कॉन्सेप्ट, जब भी हम बात कर रहे हैं कि मेंस के लिए भी कुछ चीज़ें अभी कर लेनी चाहिए, तो हमेशा बीपीएससी में बच्चों का सवाल है कॉन्सेप्ट वर्सेस फैक्ट। फैक्ट ज़्यादा रटने की ज़रूरत है इस समय, या फिर कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझने की ज़रूरत है? प्रवीण सर से जानना चाहते हैं, या दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाना है? देखिए, अगर कोई बच्चा सिर्फ फैक्ट रटने जाएगा तो मैं मानता हूँ कि उसके लिए चैलेंजेस डबल हैं, क्योंकि फैक्ट याद रखना आपके मेमोरी पर लोड देता है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा तभी फैक्ट याद रहेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फैक्ट याद रखने के लिए वो प्रेशर नहीं रहेगा, आप अपने आप धीरे धीरे वो फैक्ट्स आप याद कर पाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, और वो आप जब भूल भी जाएंगे ना तो क्वेश्चन पढ़ते ही फैक्ट आपको याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, ये फैक्ट होगा। तो मेरा हमेशा से मानना है कि थोड़ा स्टडी हमेशा बेसिक हो, ऐसा ना हो कि केवल फैक्चुअल हो। आप थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स को प्रिफेयर करें, थोड़े टीचर्स के गाइडेंस को फॉलो करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको फैक्ट पे मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी अलग से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फैक्ट अपने आप उसके साथ इनबिल्ड होते चले जाएंगे और आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा। और फिर जब एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो वहाँ डर कम लगेगा। अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तब भी आप बना पाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तब भी आप बना पाएंगे। और एक छात्र वही है जो हर तरह की परिस्थितियों में जाके लड़ सके। ये नहीं कि हम घर से प्रिपेयर होके गए हैं कि फैक्ट के लिए, और वहाँ गए कॉन्सेप्ट आ गया तो फंस गए, और वहाँ गए और कभी फैक्ट आ गया तो फंस गए। क्योंकि अगर दो पिछले बीपीएससी का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो 70वीं बीपीएससी को कहा जा रहा है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, और 71st के बारे में कहा जा रहा था कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। और जो अच्छे कैंडिडेट थे उन्होंने दोनों बार प्रीलिम्स क्लियर किए। तो आपको ऐसा छात्र बनना है जो किसी भी परिस्थिति में प्रीलिम्स क्लियर कर सके। तो अभी जो समय मिला है तो उसी चीज़ पर मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन, हमारे एक्सपर्ट लोग हमारे टीम के हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक बड़ा चैलेंज आता है बच्चों का, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आता है कि सर रिवीजन कैसे करें। पढ़ तो लेते हैं, रिवीजन करने जाते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, लगता है कि सब गायब हो गया। तो रिवीजन कैसे किया जाए ताकि वो याद रहे और बाद में उसको, मतलब जल्दी हम उसको रिकवर कर पाएँ, कम समय में रिवीजन कर सकें एक एक विषय का। तो थोड़ा अपने अपने विषय और अपने आपने कैसे रिवीजन किया है अपने दौर में, थोड़ा अनुभव साझा करें एक एक करके, हम जानना चाहिए। देखिए, रिवीजन सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, और उसके साथ समस्या क्या है कि वो हम पढ़ते हैं और पिछला भूलते जाते हैं। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन पिछला भूल जाते हैं। लेकिन इसको एक ही की है कि जब आप नेक्स्ट डे पढ़ते हैं तो पिछले वाले को एक बार पढ़ के फिर अगले पे जाएं, उससे अगले दिन पढ़ें तो पिछले 2 दिन का पढ़ें, और उससे अगले दिन जाएंगे तो फिर वो लास्ट वाला छोड़ दें और 2 दिन वाला पढ़ें, और जब संडे आए तो पिछले का रिवीजन करें। एक तो ये तरीका है जब आप शुरू से स्टार्ट करते हैं तब। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं।
जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो मेरा शॉर्ट नोट्स आज तक मेरे पास है, मैं अभी भी अपना शॉर्ट नोट्स रखता हूँ कि वो एक याद रहता है कि हमने ऐसे तैयारी की थी। तो अगर आपका शॉर्ट नोट्स है जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को आप चार्ट्स पे और डायग्राम्स पे बना सकते हैं, और क्लासरूम में मेरे स्टूडेंट बनाते भी हैं, मैंने बनवाया है सब। तो उनका मुश्किल से 20 एक पेज में 25 पेज में सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाता है, 20-25 पेज में उनका इंडियन ज्योग्राफी हो जाता है। तो फिर जब उसको रिवाइज करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स को, क्योंकि आपने बनाया पहले बनाया, आपने मेहनत की है, तो जब आप उसको रिवाइज करेंगे 2 घंटे में आप उसको रिवाइज करके जा सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। कई बार क्या होता है ना, बच्चे चाहते हैं कि सर मुझे किसी टॉपर का नोट्स दिलवा दीजिए, या आप अपना नोट सर दे दीजिए, आप इंस्टीट्यूट का दे दीजिए। ये सबसे एक जो ज़रूरी बात सर ने बताई कि हमेशा बच्चों को चाहिए कि खुद से नोट्स बनाएं, यानी पढ़ें सारा नोट्स, किताब पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, लेकिन लिखें खुद से। रीज़न इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा था और क्या सोच के यहाँ पे लिखा था। दूसरे के नोट्स में यही प्रॉब्लम होता है कि आपको देख के कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या सोच के लिखा था। तो बहुत कई बार अच्छी चीज़ बच्चे बताई। बोलते भी हैं कि सर आपने वहाँ बनवाया होगा तो हमें दे दीजिए, तो मैं हमेशा मना करता हूँ। मैंने कहा ये काम मैं कभी नहीं करने वाला, आपको अपना नोट्स खुद बनाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल पका पकाया हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि खुद बनाएंगे तो सीखेंगे ना। उसमें आपने जो लिखा और किसी ने लिखा, हर एक की एक अपनी समझ होती है, तो वो अपने हिसाब से उस नोट्स में कुछ चीज़ें ऐड करता है, कुछ छोड़ता है। तो आप बनाएंगे, आपको पता है कि मुझे क्या याद नहीं होता, मुझे किस चीज़ को ज़्यादा इसमें फोकस करना है, तो आप अपने हिसाब से उस नोट्स को बनाते हैं। तो कोई और बनाएगा आपके लिए तो मुश्किल है। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेहता सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि सर आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी में पिछले 2-3 सालों में ये देखा गया है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे पूछे गए। तो बच्चे अगर एग्जामिनेशन हॉल में अचानक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या पैनिक हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि अरे ये तो लेवल थोड़ा अप कर दिया। क्या बच्चे उस समय थोड़ा कूल हो करके, ठीक है 10 में 10 नहीं बनेंगे, 10 में 6 बन सकते हैं, 7 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं, तो ऐसा क्या वो उस समय सोचें, कैसे वो अपने आप को बैलेंस कर ले कि ये स्कोर थोड़ा अच्छा कर पाए? पहले तो बात है कि पैनिक होने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उनकी तैयारी अगर ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी है, उन्होंने PYQ ठीक से देखा है, बदलता पैटर्न देखा है, तो पैनिक की सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ और सोच के गया था, क्वेश्चंस मैंने देखा तो कुछ और नज़र आया। मुझे लगता है कि इसके लिए एक बेहतर माध्यम है टेस्ट। वो लगातार कंसिस्टेंट रूप से अगर टेस्ट देते रहते हैं ना, तो वहाँ पर उनका जो भय है, डर है, वो थोड़ा-सा मुझे लगता है उसमें कमी आती है। और मैं इसमें बड़ा एक अहम कदम मानता हूँ टेस्ट का। बहुत बड़ा, हम सब के समय में तो टेस्ट बहुत बड़ा नहीं होता था, कि बहुत कम दिखाई देता था। आजकल तो लोगों के पास बहुत अच्छा ऑप्शंस है। मैं इसमें तो बहुत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक्टेरिया का बहुत बड़ा रोल है टेस्ट में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि टेस्ट पर फोकस करना चाहिए और टॉपिक वाइज विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए अब बदलते पैटर्न के आधार पर तैयारी करना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि अगर मूल संरचना मैं पढ़ रहा हूं, तो मूल संरचना के डेवलपमेंट को भी देखूंगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी देखूंगा और उसके इम्पोर्टेंस को भी देखूंगा कि यदि उसमें बदलाव भी आता है तो मैं उसमें सहज महसूस कर पाऊँ। उज्ज्वल सर, आपसे एक क्वेश्चन है। बच्चों का एक कंसर्न मैंने रेगुलर देखा, जैसे टेस्ट की चर्चा उठी तो बच्चे टेस्ट देते हैं, पढ़ते भी हैं, आके टेस्ट भी देते हैं, कंसिस्टेंट वो रहते भी हैं, रेगुलर रहते हैं, हर टेस्ट देते हैं, लेकिन उनका कंसर्न आता है कि सर मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। मतलब सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, मैक्सिमम बच्चे आते हैं ये कंप्लेन करते हैं, सर पिछली बार भी 65 आया था, इस बार भी 65 ही आया, अगली बार 67 हुआ, उससे बाद फिर 62 हो गया, तो 62 मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। क्या गलती करते हैं जिसके कारण वो मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, और टेस्ट का यूज वास्तव में बच्चे कैसे करें? मतलब एक होता है कि टेस्ट में जाके बस लगा के आ गए, कलर करके आ गए, बॉक्स कलर कर दिया, हमने बबल्स को कलर कर दिया, मेरा काम खत्म। क्या इतना ही तक है टेस्ट, या इससे बहुत आगे है, बच्चे समझ नहीं पा रहे? सर टेस्ट का उतना ही रोल है आपके सिलेक्शन में जितना आप किसी किताब को पढ़ते हैं या फिर आंसर लिखते हैं। तो टेस्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और अगर कोई बच्चा अगर ऐसा कुछ रेगुलर टेस्ट दे रहा है, नंबर कम आ रहा है, तो उसके 2-3 रीज़न है सो हो सकते हैं। एक तो कि शायद आप जो है सो रिवीजन करके टेस्ट देने नहीं जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपने जो पढ़ाई किया है आपने कॉन्सेप्ट ही गलत पढ़ लिया है, या फिर आपको फैक्ट्स याद नहीं रह रहे हैं। तो यही 3 ऐसे पॉसिबिलिटी हैं जिसकी वजह से आपको टेस्ट में है सो कम नंबर आते हैं। अगर ये 3 कमी है तो इस पे तो काम किया जा सकता है कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से रिवीजन करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके जो भी मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे आप कॉन्सेप्ट्स को सही से समझिए। दूसरा सर, आपने पूछा कि जो टेस्ट है क्या उसका सिर्फ जो है टेस्ट में अपीयर होना सिर्फ वहीं तक है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
टेस्ट में अपियर होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेस्ट के बाद में खुद को उसमें एनालिसिस कितना कर रहे हैं। जैसे कि सपोज़ कि अगर हम लोग देखें कि बीपीएससी में 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन होता है। हो सकता है कि आपको 150 में से सपोज़ कि आपने 80 नंबर किसी बच्चे ने स्कोर किया। अब उसमें से 80 में से हो सकता है कि 40-50 क्वेश्चन है सो बच्चे ने पढ़ के किया होगा, कुछ है सो गेस से किया होगा, कुछ है सो तुक्का मारा होगा। लेकिन यही तुक्का एग्जाम में गलती भी हो सकता है ना। तो आप खुद एनालिसिस करिए कि आपका जो टोटल स्कोर रहा है उसमें से कितना आपने अपने वैलिड नॉलेज के बेसिस पे सही किया है या फिर आपने कितना गेस वर्क पे किया है। तो जो क्वेश्चन आपने गेस से किया है आप उसको अलग से नोट करिए, क्योंकि अगर यही चीज़ फिर से एग्जाम में आएगा हो सकता है कि आपका गेस वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये सब कुछ ऐसे शॉर्ट फॉल्स होते हैं। तो पोस्ट एग्जामिनेशन जो भी प्रीलिम्स का पेपर है या फिर टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, उसको कम से कम 3 से 4 घंटा बैठ करके बच्चों को टेस्ट के बाद में खुद से एनालिसिस करना चाहिए और जो क्वेश्चन गलत हुआ है या फिर जो आपने तुक्के से सही किया है उसको पढ़ के और अलग से सेपरेट नोट्स बना लेना चाहिए, ताकि अगली बार फिर से वैसा कुछ क्वेश्चन किसी भी टेस्ट में आए या एग्जाम में आए तो फिर बच्चा उसको कॉन्फिडेंटली है सही करके आ जाएगा। तो ऐसे करके मार्क्स भी ओवर द पीरियड इंप्रूव होता चला जाता है सर। अब डीके सर से एक क्वेश्चन है लास्ट मेरा। जैसे एक समस्या ये भी है कि जब एग्ज़ाम कई बार कैंसिल होता है, डेट बढ़ जाता है, तो एक मन में एक ऊहापोह की स्थिति भी उत्पन्न होती है बहुत सारे छात्रों की कि अरे इससे अच्छा तो हो गया रहता, निश्चिंत हो जाते, फिर अगला तैयारी में लगते, दूसरे तैयारी में लगते। कई बार जो आपका प्लानिंग होता है अचानक किसी डिसीजन के कारण आपका चेंज हो जाता है और उस स्थिति में बच्चे का जो मनोदशा होता है वो बहुत ही कोमल होता है। रीज़न साफ है, फिनेंशियल बैकअप बहुत ही समस्या है, पेरेंट्स का ट्रस्ट भी एक लिमिट तक ही रहता है, सोसाइटी का प्रेशर है, दूसरे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनको देख के एक पीर प्रेशर क्रिएट होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे बच्चे अपने आप को पॉजिटिव रखें और तैयारी में बने रहें, मतलब वो इसमें भटके नहीं, इस मकर जाल जिसको कहते हैं ना, चारों तरफ का दबाव का एक प्रेशर का एक सीन है, उसमें वो फंसे नहीं और अपने आप को मोटिवेट करते हुए इस प्रिपरेशन में बना रहे। ये कैसे मेंटेन करे बच्चे? सर इसमें जब एग्ज़ाम टलता है तो भाई किसी के बस में नहीं है। तो एग्ज़ाम टले तो उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप में ना ही लें, उसे पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि भाई हमें समय मिल गया। और कोई भी शायद जिसकी पहली रैंक भी आती है उससे भी ईमानदारी से पूछा जाए तो उसकी भी तैयारी पूरी तो कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाता है, उसकी भी तैयारी इतनी अच्छी नहीं ही हो पाती है, वो तो देता ही रहता है अंतिम दम तक। तो इसे अगर जो आप PYQ लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो उसे और बढ़ाइए। और जैसा कि सर ने भी बोला वही बात लगभग कि PYQ लगा रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप जहां गलतियां हो रही हैं वो पूरा टॉपिक क्लियर कीजिए। और अंतिम में जब ऐसी सिचुएशन आए तो अंतिम में और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम और नज़दीक आएगा तो अपना लिखा हुआ ही समझ में आता है, वो फिर किताबें मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रह जाती। तो इसे एक अपॉर्चुनिटी ही लेना उचित होगा, क्योंकि नेगेटिव बातें सोचना इस समय तो वो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद तो नहीं ही होगा सर। चलिए, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे पक्ष पर बात हुई है और आपके जो भी सवाल होंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा। एक अंतिम सवाल है आपसे कि AI इस समय हर तैयारी के सामने खड़ा है, इस्तेमाल करें या दूरी बना के रखें? देखिए, जहाँ तक AI का प्रश्न है, स्वाभाविक है कि और कई बार आपको टॉपर्स भी इस तरह के सजेशन देते हैं कि मैंने AI का बहुत हेल्प किया था। AI एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आपकी एक विशेषज्ञता तो है नहीं, जो भी नॉर्मल छात्र हैं, तो वहाँ से आप लिमिटेड यूज़ कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना ही। 100% डिपेंडेंट अगर हो जाएंगे तो डिपेंडेंसी तो किसी भी चीज़ पे बहुत ख़राब होती है। और अगर आप AI पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए कि वो हमें कंटेंट दे देगा, कंटेंट वो दे देगा हो सकता है, अब वो गलत कंटेंट दे देगा तो आप गलत ही याद कर लेंगे। उसी पर डिपेंडेंट है, बुक्स नहीं देख रहे हैं आप, फैक्ट को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत चीज़ें ही सीखे जा रहे हैं और बाद में उसका आपको नुकसान हो सकता है। तो 100% डिपेंडेंट ना हो, कुछ चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं। लाइक अगर आपने पढ़ाई कर ली, कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आपने समझ लिया और आप चाहते हैं कि उसके 5-10 PYQ आप बनाएं, तो आप AI में वो मैसेज डालिए कि ये वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, इस चैप्टर का 5 MCQ बना के दो, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो वो आपको 5 MCQ मिल गया, आपने उसको अभ्यास करके अपने आप को कॉन्फिडेंस। लेकिन यही सोच रहे हैं कि पूरा चैप्टर ही वो हमको पढ़ा दें, तो वैसी स्थिति में कई बार आप कह सकते हैं कि वो ऐसा दुनिया है जहाँ पर आप एक बार उलझ जाएंगे तो आपकी तैयारी भी बाधित हो सकती है। तो बहुत ही स्मार्टली उसको यूज़ करना है, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना यूज़ करना है। किताबें सदियों से बच्चों के और शिक्षक के साथ ही रहे हैं।
आज भी हम लोग भी किताबें ही पढ़ना पसंद करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें ही पढ़ते हैं। तो वो उस चीज़ का साथ ना छोड़े, 100% किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ना हो। जब लगे कि हाँ कहीं पे कुछ सहायता ली जा सकती है तो वहाँ आप उसका ले लें। बिल्कुल, एआई इस समय जो मेरा अपना अनुभव है, दुधारी तलवार है, बच के रहिए। इसलिए क्योंकि जैसे पीवाईक्यूज़ तो बहुत आराम से मिल जाते हैं, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन में जाइएगा और अगर आपको पकड़ नहीं है, तो व्याख्याएँ गलत आ जाएँगी और वही दिमाग में बैठ जाएँगी और एग्ज़ाम में वही गलती हो जाएगी। तो बेहतर है कि अभी आप जब तक एआई अपना काम दुरुस्त ना करने लगे, तब तक पारंपरिक तौर तरीकों पर ही टिके रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का सारे सवालों का जवाब मिला होगा और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने और भी सवाल डालिएगा। इस तरह के सेशन हम लाते रहेंगे, अपने शिक्षकों से बातचीत करते रहेंगे। जैसे इस टॉपिक पर हमने बातचीत की है, वैसे ही कई और टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सबने इतने स्पष्ट तरीके से बातचीत की। आप लोग का भी शुक्रिया। अपने कमेंट जो भी सवाल हैं कमेंट सेक्शन में डालिए। आबाद रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।